बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। दो तीन डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिनमें एक ये है कि आईजी सिंध ने अपनी छुट्टी की दरख्वास्त वापस ले ली है और बाकी तमाम अफसरान से जिन्होंने उनके साथ इजहार यकजहती के तौर पे छुट्टी की दरख्वास्त दी थी, उनको भी कहा कि आप अपनी दरख्वास्तें वापस ले लें। और साथ ही साथ आर्मी चीफ ने फ़ोन किया बिलावल भुट्टो ज़रदारी को और उन्होंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी को यकीन दिलाया कि इस मामले की इंक्वायरी होगी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने उनका शुक्रिया अदा किया कि आपने नोटिस लिया, आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि उन्होंने ये अपील की थी आर्मी चीफ से कि वो इस मामले का नोटिस लें, क्योंकि उनके आईजी को हरासा किया गया था बकौल उनके, और फिर एक एफआईआर दर्ज करवाई गई थी कैप्टन सफदर पे। एफआईआर के बारे में सबका मुआक्किफ है कि वो ठीक है, दुरुस्त है, और कैप्टन सफदर ने जो किया मदार कायद पे वो उसको नहीं करना चाहिए था, और उस एफआईआर की इंक्वायरी फर्दर होती रहेगी। मुराद अली शाह साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अब ज़रा इन खबरों की तफसीलात में जाते हैं, लेकिन एक और कहानी मार्केट में आ गई है और ये कहानी 3-4 जगहों पे छपी है। मैंने इसको माजी के अखबारात में ढूंढने की कोशिश की, लेकिन ये इतनी पॉपुलर उस दौर में नहीं हुई थी, लेकिन अब इसका तस्करा किया जा रहा है। सिंध पुलिस के सोर्सेज से इस इतला को बाहर निकाला गया है कि ये जो आईजी सिंध हैं, इनके ताल्लुकात गो के जरदारी साहब से 2018 में बहुत अच्छे रहे, और जब ये कराची के चीफ थे, पुलिस चीफ थे कराची के सीसीपीओ, तो उस वक्त इनके ज़ेरे असर काम करने वाले पुलिस वालों ने उन गवाहान को धमकाया था जो ओमनी ग्रुप और जरदारी साहब के खिलाफ गवाही देने जा रहे थे। तो इनको फिर इस ओहदे से उस वक्त हटा दिया गया था। तो जरदारी साहब के साथ उनका ये लिंक एक बनता है, लेकिन मुराद अली शाह साहब के साथ इस आईजी के कोई मिसाली और अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, और उसकी कुछ रीज़न्स हैं। मुराद अली शाह साहब ने इनको कुछ अहकामात दिए थे जिन पे ये अमल नहीं कर पाए, और मुराद अली शाह साहब के कुछ पॉलिटिकल अहकामात होते हैं जिन पे अमल करने वालों को वो नवाजते भी हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ द न्यूज़ की भी एक खबर है और दीगर कुछ और अखबारात की खबर है, और उस खबर के मुताबिक एक एसएसपी हैं फ़ारूक बशीर, उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब के। अब ये फ़ारूक बशीर साहब कौन है? ये फ़ारूक बशीर साहब 2009 में जाम शुरू में पुलिस चीफ थे। 2009 में जाम शुरू आपको मैं बताऊं वो इलाका है जहां से मुराद अली शाह साहब एमपीए मुंतखब होकर आए हैं, और इसी सीट के ऊपर वो वज़ीर आला पंजाब के तौर पे अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं मुराद अली शाह साहब। जाम शुरू में सिंध यूनाइटेड पार्टी का एक कारकुन अख्तर शाह कत्ल हो गया था 2009 में, और उसके कत्ल में इस एसएसपी फ़ारूक बशीर को जो है वो कातिल डिक्लेयर किया गया था, यानी उसमें इसको मुल्जिम करार दिया गया था। इसके अलावा इसी एसएसपी पर एक और नून लीग का सिंध का नायब सदर था मलिक चंगेज़ खान, उसके अगवा समेत दीगर कई और मुकदमात भी हैं। यानी कोई एक मुकदमा नहीं है फ़ारूक बशीर पे, जो एसएसपी है उसके ऊपर बहुत सारे मुकदमात हैं। और ये शख्स 2016 में दिसंबर में जब इस पे मुकदमात चल रहे थे, अदालतों के अंदर इसके केस चल रहे थे और इसके ऊपर इंक्वायरीज हो रही थी, उस दौरान में इस शख्स को वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने अपना पीएसओ लगा दिया, पर्सनल स्टाफ ऑफिसर। वज़ीर आला सिंध ने इसको अपना लगा दिया, और ये एक बड़ी अजीब चीज़ है, क्योंकि कानून कुछ और कहता है। कानून क्या कहता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि पुलिस का जो एक्ट है 1934 का, वो ये कहता है कि अ पुलिस ऑफिसर चार्ज्ड विद अ क्रिमिनल ऑफेंस शैल बी प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन फ्रॉम द डेट ऑन विच ही इज सेंट फॉर ट्रायल। यानी एक पुलिस ऑफिसर जिसके ऊपर कोई भी फौजदारी मुकदमा या कोई भी क्रिमिनल केस बनेगा, उसको तब तक सस्पेंड रखा जाएगा, उस तारीख से सस्पेंड कर दिया जाएगा जिस तारीख को उसके केस का ट्रायल शुरू होगा। तो ये अंडर ट्रायल है, लेकिन सस्पेंड नहीं है।
सस्पेंड होने के बजाय ये वज़ीर आला पंजाब का PSO है और वहाँ से ये ये वज़ीर आला सिंध का PSO है और वहाँ से ये पूरे सिंध की पुलिस को कंट्रोल करता है। अब ये भी एक खबर आई है, समा ने ये खबर दी है, डेली पाकिस्तान ने, और कुछ और जगहों पे ये खबर आई है, और इस खबर की जो तफसीलात हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये खबर ये बता रही है कि 14 सितंबर को बिलावल लाड़काना गए थे। सितंबर में बिलावल ने लाड़काना का एक दौरा किया और वहाँ पे IG सिंध की सरजनिश की कच्चे के डाकुओं के हवाले से। उन्होंने कहा कि उनका असर रसूख बढ़ रहा है, MPs और MLAs शिकायत कर रहे हैं। इसके ऊपर IG सिंध ने बेबसी का इजहार किया और वो IG सिंध यही हैं, मुश्ताक अहमद महर। इन्होंने कहा जी कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, और फिर एक थोड़ा इस तरह का माहौल बना कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उनकी सरजनिश की, जिस पे IG साहब भी तल्ख हो गए। और फिर तलखी यहाँ तक बढ़ी कि IG साहब ने ये कहा, बिलावल ने सवाल किया तो फिर सिंध पुलिस को कौन चला रहा है, तो इस पे IG साहब ने जवाब दिया कि एक SSP है फ़रूख बशीर नाम का, जो वज़ीर आला सिंध का मंजूर नज़र है, वो वज़ीर आला ऑफिस से बैठ कर सिंध पुलिस का निज़ाम चला रहा है। तो उसके बाद ये काफ़ी दूरी रही मुराद अली शाह साहब में, ये खबर उन तक पहुंची तो उन्होंने बहुत बुरा मनाया। लेकिन पहले ही एक IG बहुत अजीब तरीके से गए थे, दूसरा भी तो सिंध गवर्नमेंट ये मलबा अपने ऊपर नहीं लेना चाहती कि जो भी IG आता है उनके साथ इनकी बिगड़ जाती है। लिहाजा इस IG को तो रहने दिया गया, लेकिन बेशतर पुलिस अफसरान को ये कह दिया गया कि वो डायरेक्टली वज़ीर आला हाउस में रिपोर्ट करें, यानी जो फ़रूख बशीर साहब हैं उनको रिपोर्ट किया जाए। तो वज़ीर आला सिंध के और IG के बीच में मामला कुछ अच्छे नहीं थे और इसकी वजह से अफसरान के अंदर एक खिंचाव और एक तनाव मौजूद था। अब ये दो चीज़ें हैं, एक तरफ वज़ीर आला सिंध के साथ इस IG के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, दूसरी चीज़ ये है कि जरदारी साहब के साथ इनके एक अच्छे ताल्लुकात माजी में रहे हैं। अब एक और चीज़ ये हुई कि इस बीच में इस FIR के लिए पुलिस को मजबूर किया गया और पुलिस इस FIR को ना दे इसके लिए सिंध गवर्नमेंट की तरफ से मजबूर किया गया। पुलिस को बीच में पीस के रख दिया और फिर जो पुलिस के साथ हुआ उसका रिएक्शन लाजमन आना था। IG सिंध की तरफ से रिएक्शन आया, दीगर पुलिस वालों की तरफ रिएक्शन आया, और ये रिएक्शन जो है वो दोहरा है। ये सिंध हुकूमत के लिए भी एक वार्निंग है, क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एक्चुअली ये रिएक्शन सिंध हुकूमत के पीछे था, कि सिंध हुकूमत ने ये काम करवाया और इस तरीके से किया और सिंध हुकूमत ने फिर हम पे सारा मलबा डाल दिया। दूसरी तरफ कुछ लोग कह रहे हैं कि ये रिएक्शन उन इदारों के खिलाफ है, फौज के खिलाफ है, जिनके लोगों ने आके IG को ये कहा कि जनाब ये आप क्या कर रहे हैं। तो अब ये दो तरफ का मौक़िफ़ है, लेकिन अच्छा ये हुआ कि आर्मी चीफ ने इसका नोटिस ले लिया, और आर्मी चीफ का नोटिस लेने के बाद अब दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। दो सवालात पैदा होते हैं। नंबर एक कि क्या आर्मी की जो तहकीकात हैं, जो कोर कमांडर को कहा गया है कराची के, वो तहकीकात सिर्फ इस मामले पे रहेंगी कि IG को प्रेशराइज किया गया या अगवा किया गया या नहीं किया गया, या इस मामले पे भी आएंगी कि एक्चुअली पुलिस और सिंध हुकूमत के बीच में क्या चल रहा है। ये दो सवालात हैं कि क्या इस तरफ की तहकीकात सिर्फ वो अपने एंड की तहकीकात करेंगे, या ये भी देखेंगे कि सिंध गवर्नमेंट और सिंध पुलिस के बीच में इस वक्त क्या चल रहा है और वो इस रिपोर्ट का हिस्सा होगा। ये बड़ा अहम सवाल है और इसका जवाब हमें आने वाले एक दो दिन के अंदर मिल जाएगा, क्योंकि ISPR का जो एक बयान आया है इस हवाले से वो बड़ा सिंपल है। उस बयान में ये कहा गया है कि आर्मी चीफ ने सिंध के कमांडर को ये कहा है कराची के कि आप इसकी जल्द अज जल्द इंक्वायरी करके रिपोर्ट पेश करें। तो ये सिंपल है कि जल्द अज जल्द का मतलब है कि हो सकता है 24 घंटे में, 48 घंटे में ये सारी चीज़ें सामने आ जाएं। लेकिन अब एक चीज़ और सामने आ गई, अब ये मामला खुलेंगे, और जब खुलेंगे तो और चीज़ें भी आएंगी। अब फ़रूख बशीर नामी आदमी जो है SSP, वो वज़ीर आला का इतना मंजूर नज़र क्यों है? उसने तो क्राइम किए हुए हैं, अगवा के मुकदमात हैं, कत्ल के मुकदमात हैं, दीगर और मुकदमात हैं, वो बतौर मुलजिम है, और उसको लाके वज़ीर आला हाउस में बिठा दिया एक इंपॉर्टेंट 3 सीट के ऊपर, और वो वहाँ से बैठ के पूरे सिंध की पुलिस को कंट्रोल करता है, चाहे IG कोई भी हो, और IG इसके ऊपर खिंचाव महसूस करते हैं। तो ये एक सिनेरियो तो ये है, ये भी आने वाले दिनों में मज़ीद सामने आएगा। दूसरा, जो आर्मी चीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी को फ़ोन किया
इसके अब सियासी असरात होंगे। गो के फौज ये कहती है कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है और हम सियासी मामलात में अपने आप को उलझाना नहीं चाहते, और अब उनकी पॉलिसी भी फ़िलहाल यही है। लेकिन अगर उन्होंने ये टेलीफोन किया है तो ये एक ऐसे मौके पे चौका मारा है जिसके कुछ असरात होंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1, ये जो तासुर बन रहा था कि फ़ौज सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, वो तासुर ज़ायल होगा। ये तासुर आएगा कि फ़ौज तो सारे पाकिस्तान की है। यानी पीटीआई का जियाला या नून लीग का कारकुन या फजलुर रहमान साहब का कारकुन वो ये समझना शुरू हो गए थे कि ये सिर्फ पीटीआई और फ़ौज ये अलग है। लेकिन अब इससे ये पता चलेगा कि फ़ौज जो है वो कंसर्न रखती है। सिंध में एक मामला हुआ, बिलावल को एक शिकायत हुई, उनको लगा कि वो बेबस हैं, उन्होंने अपील की, आर्मी चीफ ने नोटिस लिया और टेलीफोन करके उनकी जो है वो ना सिर्फ बात सुनी बल्कि उसके ऊपर एक इंक्वायरी के अहकाम भी जारी किए। यह तासुर खत्म होगा कि फौज जानिबदार है, फौज को इसका यह फायदा होगा। दूसरा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए अब जो जलसे हो रहे हैं पीडीएम के, उनमें फौज के ऊपर तनकीद करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने इससे पहले कराची के अंदर बड़ा अच्छा बच्चा होने का सबूत दिया, और वो वैसे भी इस तरह बात नहीं करते पाकिस्तान की मिलिट्री के खिलाफ या फौज के खिलाफ या फौजी क़यादत के खिलाफ, जिस तरह नून लीग कर रही है, मौलाना फजलुर रहमान कर रहे हैं या छोटी जमातें कर रही हैं। तो बहरहाल पीपल्स पार्टी ने अपने लिए जो एक स्पेस क्रिएट की थी वो और बढ़ जाएगी, और पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किल होगा कि वो अब फौज के ऊपर खुलकर तनकीद कर सकें। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कुछ हद तक ये रिलीफ मिला है कि उनके सियासी कद में इजाफा हुआ है। आर्मी चीफ ने उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनसे रब्ता किया और उनको कहा कि आपका मुतालबा जो है उसके ऊपर हम नोटिस लेके इंक्वायरी करवा रहे हैं। पीडीएम के गुब्बारे से हवा निकलेगी, यानी अपोजिशन का ये इत्तेहाद जितना मजबूत था इस टेलीफोन कॉल से पहले, इसके बाद शायद ये उतना मजबूत नहीं है। पीएमएलएन में बेसिकली ये सोच है कि आर्मी चीफ हमसे रब्ता क्यों नहीं कर रहे, और मोहम्मद ज़ुबैर 2 दफ़ा जाके मिले, शहबाज शरीफ साहब मुलाकातें करते रहे, और लोग भी मुलाकातें करते रहे, ना सिर्फ आर्मी चीफ से बल्कि दीगर लोगों से भी। रिलीफ के लिए पीएमएलएन ने पूरा जोर लगाया, खुफिया मुलाकातें की, छुप छुप के जाते रहे, जिनमें से कुछ बता भी दी गई, कुछ नहीं बताई गई। लेकिन ये जितनी मुलाकातें हुई, इन तमाम मुलाकातों का उनको फ़ायदा कुछ नहीं हुआ, और वो फिर जंग पे उतर आए, खुली जंग के ऊपर। अब उनकी तो इदारे के खिलाफ एक खुली जंग चल रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने इसमें कुछ गेन कर लिया है, और ये चीज़ जो है वो एक रिफ्ट का बाइस बनेगी। पीडीएम के गुब्बारे से कुछ हद तक हवा निकलती हुई महसूस होगी आने वाले दिनों में। और एक चीज़ तो मैं आपको गारंटेड बता दूं कि कोयटा के और पेशावर के जलसे बहुत बड़े होंगे। उसका एक रीज़न है, कोयटा के अंदर जो कौम परस्त जमातें हैं उनके कारकुन बड़े कमिटेड हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब के जो कारकुन हैं और जो तलबा हैं मदारिस के, वो बड़े कमिटेड हैं। अचकज़ई साहब एक अच्छा क्राउड ला सकते हैं, कोयटा में तो बिल्कुल ला सकते हैं वो। और जो मेंगल साहब हैं उनके तो पूरे कबाइल हैं, और सबसे बड़ा कबीला है उनका जो बलूचिस्तान का है, मेंगल कबीला। तो यहाँ पे एक बड़ा जलसा कोयटा के अंदर तो होगा, नो डाउट। लेकिन उस जलसे में ज़बान क्या इस्तेमाल की जाती है और पीपल्स पार्टी का क्या रोल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। नवाज शरीफ साहब तो वही बोलेंगे जैसे वो बोलते हैं, क्योंकि उनसे अभी तक किसी ने राब्ता नहीं किया। अब आ जाए आप खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पे एएनपी की एक ताकत मौजूद है, और क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट उतना अच्छा डिलीवर नहीं कर पा रही जितना अच्छा परवेज़ खटक साहब के दौर के आखिरी 2 सालों में किया था, तो ये पहले 2 साल इतने अच्छे नहीं रहे महमूद खान के, तो कुछ शिकायत हैं। तो पेशावर के अंदर एएनपी बंदे निकाल सकती है, मौलाना साहब का फिर एक वहाँ असर रसूख है, वो निकाल सकते हैं। फिर वहाँ पे जो पख्तूनख्वा एक उन्होंने पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट बनाई थी पीटीएम, वो भी बड़े जलसे कर चुकी है, वो अपने बंदे लेकर आएगी। लिहाजा पेशावर का जलसा भी बड़ा हो सकता है और वहाँ बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल की जा सकती है। मगर उसके बाद क्या, इन 2 जलसों के बाद वापस लाहौर आना होगा, इन 2 जलसों के बाद इस्लामाबाद जाना होगा, वहां पे दूध का दूध और पानी का पानी होगा, और वहां पता चलेगा कौन कितने पानी में है। और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन भी हो चुके होंगे, और सर्दियां अपने उरूज के ऊपर भी होंगी। तो आने वाले वक्त में बड़ी मज़ेदार सियासत होने वाली है। आर्मी चीफ का ये जो फ़ोन है, ये एक टेलीफोन से या एक तीर से उन्होंने बहुत सारे शिकार किए हैं। अपोजिशन का इत्तेहाद, अपने ऊपर उठने वाले सवालात,
पीपल्स पार्टी जो स्पेस मांग रही थी वो, और ये जो उंगलियां उठ रही थी उन हवाले से बहुत सारी चीज़ों पे, और जो उनको सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ जोड़ा जा रहा था, इन सारे मामलात में उठने वाले बहुत सारे सवालात के जवाब उन्होंने दे दिए हैं एक टेलीफोन कॉल में। और आने वाले वक्त में इस इंक्वायरी रिपोर्ट से और बहुत सारी चीज़ें खुलेंगी। याद रखिए, कुछ ऐसी चीज़ें खुलेंगी जिनको अभी डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता, लेकिन आने वाले वक्त में आपको पता चलेगा कि इसके पीछे पूरा गेम क्या था, वो कौन कौन लोग थे जिन्होंने ये जो दरखास्तें आई हैं छुट्टी की पूरे सिंध से, इसके ऊपर किसने ये साजिश की है, किस तरह ये साजिश बुनी गई है, और कौन कौन से किरदार इसके अंदर शामिल थे, ये सारी चीज़ें आने वाले दिनों में खुलने वाली हैं। सिचुएशन पे हमने नज़र रखी हुई है, देखते हैं कि अब आने वाले दिनों में क्या होता है। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।